हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हमने ट्वेल्थ क्लास की जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को चालू कर दिया है। डेली बेसिस पर हमारी क्लास आ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। हमने पिछली क्लास के अंदर जो है नेशनल इनकम चालू करा था, जिसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हमारा क्या चलेगा, पार्ट 2 चलेगा। क्या चलेगा, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है हमारी इंग्लिश में चल रही है, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में हमारी क्लास चल रही है। आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि यूट्यूब के इतिहास में दीपक सर इंग्लिश में क्लास लेकर आए हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए क्लास लेकर आए हैं। पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 हमने कर लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हम लोग क्या चालू करेंगे, पार्ट 2 चालू करेंगे और पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ गुड्स करे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ गुड्स करे थे, वस्तुओं के प्रकार हमने ये कंप्लीट करा था। आज जो है, आज हम इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू क्षेत्र, इसको करेंगे और नेशनल इनकम का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्री को भी क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी को, पॉलिटिकल बाउंड्री को भी क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है, मतलब राजनैतिक क्षेत्र को भी इंक्लूड करा था। ये हमारे जो है ये जो है ना, ये भारत का जो नक्शा है, ये जो भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में जहां पर हमारे देश की सरकार का कंट्रोल है, जहां जहां भी, उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री सिर्फ ये नक्शा ही नहीं, इसका समुद्री इलाका भी हमारा बटा हुआ होता है, वायु क्षेत्र भी बटा हुआ होता है। मतलब क्या बोला, मतलब ये बोला किसी भी देश की जो सरकार है किसी भी देश की, उसका कंट्रोल जिस जिस इलाके में होता है, जिस जिस सेक्टर में होता है, जहां जहां कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल बाउंड्री। उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल बाउंड्री बोलेंगे, राजनैतिक सीमा। क्या बोलेंगे हम, राजनैतिक सीमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है ये देखते हैं। देखो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये तो सबसे पहले तो भारत का नक्शा आया, जहां जहां भारत का कंट्रोल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस अदर कंपोनेंट इक्वल टू डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री में अदर कंपोनेंट जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड वेयर कैपिटल पीपल गुड्स और सर्कुलेट फ्रीली। मतलब ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है जहां सरकार उस पर क्या करती है, अपना हुक्म चलाती है
हुक्म चलाती है, और वहां पर गुड्स और सर्विसेज, जैसे भारत है इसमें सरकार का कंट्रोल है, मोदी सरकार का, और यहाँ पर लोग जो है वस्तु और सेवाओं का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल बाउंड्री बोलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो घरेलू क्षेत्र है, इसके अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर कंट्री इंक्लूडिंग वाटर टेरिटरी, मतलब जो भौगोलिक, जो राजनीतिक क्षेत्र हैं, इसमें वाटर वाला जो हिस्सा है, समुद्री इलाका, वो भी आ जाता है। एम्बेसी जो है, जो दूतावास बोलते हैं, वो भी आ जाता है। कंसल्टेट मिलिट्री बेस कंट्री, ठीक है, मतलब जो सैनिक बल होते हैं वो इंक्लूड हो जाता है। शिप हो गई, एयरक्राफ्ट हो गई, ये सारी चीज जो है दो देशों के बीच में चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। फिशिंग वेसल है, मछली पकड़ने वाली नौका, नाव, ऑयल, नेचुरल गैस, जो जहां पर सरकार का कंट्रोल होता है, जो प्लांट, जो मशीनरी लगी हुई है वहां पर जो सरकार का कंट्रोल होता है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, जितने भी प्राइवेट कंपनी हो या जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जो विदेश में हो, जिसमें हमारे देश के लोगों का कंट्रोल हो, ये सारी चीज किसके अंदर आती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है, घरेलू सीमा के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर। ठीक है, जैसे ये देखो, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है हमें एक पीपीटी तैयार करने में, बहुत मेहनत लगती है एक पीपीटी तैयार करने में। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है हमें एक पीपीटी तैयार करने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर देखो, इंडियन शिप मूविंग अदर कंट्री, ये भारत का शिप है ना, भारत का कंट्रोल होगा इस पर, तो ये हमारे देश के अंदर आएगा। ये देखो, ये स्टॉक ऑफ एक्सचेंज है, कहीं मान लो विदेश में स्थित है तो भी यही आएगा। भारत का प्लेन विदेश में उड़ रहा है तो भी हमारे देश के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, समझ में आया। अब उसके बाद इकोनॉमिक टेरिटरी चल रहा है भाई, इसमें क्या चीज तुम्हें बता दी, माइंडेड हमें याद करने वाली चीज है, एम्बेसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री बेस ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन द डोमेस्टिक कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड द, मतलब कोई विदेशी है जो हमारे देश में स्थित है वो इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक के अंदर, कोई दूसरे देश का है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ, ये सारी चीज, क्योंकि ये तो सबकी है। ऐसी कोई संपत्ति जिस पर सभी देशों का अधिकार हो, वो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, एम्बेसी ऑफ जापान लोकेटेड इंडिया, विदेशी एम्बेसी हमारे देश में है। जैसे तुमने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान की, मुन्नी खो जाती है तो उसे पाकिस्तान की एम्बेसी के पास लेकर जाया जाता है, तो वो पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे देश में है ना, तो वो हमारे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं कहलाएगी। ठीक है, एम्बेसी लोकेटेड इंडिया लिमिटेड लोकेटेड इन जापान, तो ये क्या होगा, ये पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, समझ में आया। आप लोग अच्छे बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आया, देखो, सैलरी ऑफ इंडियन सिटीजन, डायरेक्ट हम आगे देखते हैं ना, यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये रहा सैलरी ऑफ इंडियन सिटीजन वर्किंग एम्बेसी जापान। इंडियन सिटीजन है, जापान की एम्बेसी के लिए काम कर रहा है, तो वो नहीं कहलाएगा, नो हुआ। ठीक है, जापान सिटीजन है लेकिन इंडिया की, जापान लोकेटेड इन इंडिया, जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है लेकिन वो कहां पर है, इंडिया में, नहीं कहलाएगा। इंडियन सिटीजन है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, भारतीय, मतलब मान लो मैं भारतीय है, मैं विदेश चले जाऊं इंडिया की एम्बेसी में काम करने के लिए, काम किसके लिए कर रहा हूं, इंडिया के लिए कर रहा हूं ना, यस। फॉरेन बैंक लोकेटेड इंडिया, यस, विदेशी बैंक है हमारे देश में है तो यस कहलाएगा।
ठीक है। इंडियन बैंक लोकेटेड इन अमेरिका, नो। भारतीय बैंक है, विदेश में है, नहीं कहलाएगा। WHO सभी देश की संपत्ति है, नहीं कहलाएगा। एयरक्राफ्ट है मूविंग ऑस्ट्रेलिया जापान, लेकिन भारत का है तो वो यस कहलाएगा। चाहे भारत का हो, किसी भी देश का हो, वो उसी देश का कहलाता है। समझ में आया? देखो डेफिनेशन क्या निकल कर आई फिर एंड में। रेफर टू इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन that are resident of the country for more year, who is central economic interest, earning, spending and accumulation, wealth, etc. economic territory of the country। मतलब चाहे कोई इंसान हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब संस्था हो, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई संस्था हो, ठीक है, वो जो है किसी देश में 1 साल या उससे ज्यादा रह चुकी है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो वित्तीय लेन देन है, वो स्पेंड करना, खर्च करना, कमाना, वो उसी देश में कमा रहा है, तो वो उस देश का क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा। उस देश को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। उसको क्या करा जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। फिर आता नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने वही बताया, किसी इंडिविजुअल का या किसी इंस्टीट्यूशन का उस देश में वो रह रहा है 1 साल और 1 साल से ज्यादा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश से रिलेटेड है, मतलब रहना, खाना, पीना, खर्चा करना, कमाना वहीं से है, तो वो उस देश का क्या कहलाएगा? सामान्य निवासी कहलाएगा, उस देश का टेरिटरी कहलाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट नॉट नेसेसरी मीन द पर्सन ऑफ सिटीजन। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो उस देश का सिटीजन ही होगा, उस देश का सिटीजन ही होगा, सिटीजनशिप प्राप्त करी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिना सिटीजनशिप प्राप्त करे भी वो उसका नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशन सच एज एम्बेसी, जापान, इंटरनेशनल मिलिट्री आर नॉर्मल रेसिडेंट। चाहे कोई भी इंसान हो जो भारत का सिटीजन हो, विदेश के लिए काम कर रहा है, वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है। फॉरेन सिटीजन पोस्टेड द फॉरेन मिलिट्री बेस इंडिया नॉट टू बी ट्रीटेड नॉर्मल रेसिडेंट। विदेशी इंसान है, ठीक है, विदेशी मिलिट्री बेस के लिए ही काम कर रहा है, सुरक्षा बल के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो भारत में जगह है, वो उसी देश का निवासी कहलाएगा। फिर उसके बाद पीपल विजिटिंग कंट्री टूर्स, घूमने के लिए जाता है, तो नॉट नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आया? इट वर्क द क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज पर्पस दे विल ट्रीटेड नॉर्मल रेसिडेंट। वो विदेश से यहां से चला गया बाहर काम करने के लिए, यहां से चला गया बाहर काम करने के लिए, ठीक है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। समझ में आया? वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। डेफिनेशन क्या निकल कर आई? बार बार वही डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान या एक संस्था जिस देश में पैसा कमा रही है, खर्च कर रही है 1 साल या 1 साल से ज्यादा, वो उस देश का क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। समझ में आया? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट। बार बार देखो एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो जल्दी फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? इंडियन सिटीजन वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन सिटीजन है, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जापान सिटीजन, जापान का सिटीजन है, वर्किंग एम्बेसी ऑफ जापान, जापान में ही काम कर रहा है, जापान की एम्बेसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे देश में नहीं कहलाएगा। कोई हमारे देश का इंसान हमारे देश के लिए काम कर रहा है कहलाएगा। कोई हमारे देश का इंसान विदेश में काम कर रहा है लेकिन हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है कहलाएगा। कोई विदेशी इंसान विदेश के लिए काम कर रहा है लेकिन उसकी एम्बेसी हमारे देश में है तो नहीं कहलाएगा। बार बार रिपीट करके सुनो, समझ में आएगा। स्लो धीरे धीरे सुनो। इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी लोकेटेड इन जापान। इंडियन सिटीजन है, जापान में है, लोकेटेड जगह कहाँ है? जापान में है, तो वो कहलाएगा।
अम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्मल एम्बेसडर ऑफ इंडिया वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जापान वर्किंग सीईओ नहीं कहलाएगा, नॉट। इंडियन एम्प्लॉय डब्ल्यूएचओ, इंडियन एम्प्लॉय है, डब्ल्यूएचओ के लिए काम करता है, लेकिन वो डब्ल्यूएचओ का जो ऑफिस है वो इंडिया के अंदर ही है, तो कहलाएगा। फॉरेन वर्किंग इन इंडिया बैंक फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब फॉरेनर बैंक है, हमारे देश में आ गया 1 से ज्यादा साल के लिए, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अमेरिकन वर्किंग यूएनओ ऑफिसर, ठीक है, इन इंडिया 1 ईयर, कोई अमेरिकन ऑफिसर है वो हमारे देश में आगे काम करने के साल से ज्यादा, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया। समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल इनकम की, बात आती है नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑल फैक्टर earned by those factor production normal resident of India country both within the domestic territory और as well abroad, मतलब हमारे देश के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, और प्लस बाहर से काम करके यहां पर पैसा भेज रहे हैं। जो यहां पर पैसा निकल कर आया वो और जो विदेश से आया वो पैसा जब जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, नेशनल इनकम निकल कर आएगा। ठीक है, देखो कैसे, नेशनल इनकम को एनएनपीएटएफसी बोलते हैं, रेफर्स टू एग्रीगेट ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर से पैसा कमाया गया, जो यहां पर काम कर रहे हैं वो भी और जो काम नहीं कर रहे वो भी, वो हमारे देश में पैसा आया, डोमेस्टिक टेरिटरी का पैसा है और चाहे विदेश का पैसा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं, वो भारत के लिए कर रहे हैं, भारत के लोग निवासी, भारत के निवासियों द्वारा, चाहे वो भारत में पैसा कमाया गया हो या विदेश में पैसा कमाया गया हो, जोड़ देंगे राष्ट्रीय आय निकलेगा। ठीक है, ये देखो एन से नेट होता है, एन से नेशनल होता है, पी से प्रोडक्ट होता है और एफ सी से फैक्टर कॉस्ट होता है। फिर उसके बाद जी से जीडीपी होता है, डोमेस्टिक होता है, एम पे ये होता है और मार्केट प्राइस पे ये होता है। समझ में आया। ये जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक इनकम है और इसका मतलब नेशनल इनकम है। समझ में आया। जी ग्रॉस का मतलब विदाउट डिडक्शन और नेट का मतलब विद डिडक्शन। क्या विदाउट और क्या विद? ग्रॉस से अगर हम नेट पर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, इससे इस पर आएंगे वापस तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। नेशनल के अंदर डोमेस्टिक इनकम और एब्रोड वाली जो पैसा, विदेशी जो पैसा एनएफआई है, वो इंक्लूड हुआ होता है, इसमें वो इंक्लूड नहीं हुआ होता डोमेस्टिक के अंदर। ठीक है, अभी पूरा करके दिखाएंगे तुम्हें। ये देखो, फिर मार्केट प्राइस की वैल्यू होती है बड़ी, इसके अंदर एनएफआई जुड़ा होता है, एनआईटी जुड़ा होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसकी वैल्यू होती है फैक्टर कॉस्ट की छोटी, जिसमें उत्पादन होता है, खाली वही वैल्यू होती है। समझ में आया, खाली वही वाली वैल्यू होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो, यहां पर पूरा आपको सिस्टम बता दिया। ये ग्रॉस है, ये नेट है। ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उससे इधर की तरफ आएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल से उधर जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, माइनस होगा, और डोमेस्टिक से वापस इधर आएंगे तो प्लस होगा। ये कैसे निकलता है एनएफआई, एनएफआई ये कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, और फ्रॉम में से 2 वाली वैल्यू घटा दो, तुम्हारा एनएफआई आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करें हम मार्केट प्राइस की, मार्केट से हम छोटे की तरफ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें माइनस करना पड़ेगा, उससे वापस इसकी तरफ आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया। देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से ये निकलता है। समझ में आया। वही चीज देखो मैंने ये टेबल बनाई है, वही चीज ये रही, उधर जाएंगे माइनस, इधर आएंगे प्लस, उधर जाएंगे माइनस, इधर आएंगे प्लस, उधर जाएंगे माइनस, इधर आएंगे प्लस।
समझ में आया? उधर जाएंगे माइनस, इधर आएंगे प्लस। समझ में आया? पक्का आ गया समझ में? तो हमारा जो नेशनल इनकम का पार्ट 2 है आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे करेंगे, कछुए की चाल चलेंगे और चीते को हराएंगे। घोड़े और खरगोश की चाल नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे कछुए की चाल से। थोड़ा थोड़ा डेली आपको पढ़ना है, बस इनको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और आप लोगों को इसे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।